नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोक साहित्य पर बात कर रहे हैं। लोक साहित्य किस तरीके से अन्य जो साहित्य का भाग है, जिसको हम मुख्य धारा का साहित्य या जन साहित्य से इतर साहित्य कहते हैं, उससे लोक साहित्य किस परिप्रेक्ष्य में या किस पहलू में अपनी अलग एक शाख रखता है, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि लोक साहित्य में जो लोक है वो कौन है, या लोक किस लोक के विषय में हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि समाज एक बड़ा व्यापक एक पहलू है और उस समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। खासकर यदि हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो इन पहलुओं को समझ पाना अत्यंत हमें आवश्यक लगता है, और इसके साथ साथ हम उसको कैटेगरी में भी बांट कर देख सकते हैं। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ग्रामीण समाज है, भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा को कहीं ना कहीं अपने अंतरंग में बसाए दिखता है। अब यह जो भारतीय समाज हमें दिखाई पड़ता है, वह समाज किस तरीके से एक अपनी खास पहचान लेते हुए या पहचान रखते हुए हम सबके समक्ष उपस्थित होता है, इन्हीं बिंदुओं को समझने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। और उसी क्रम में आज भी हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फिर लोकगीत, जो कि लोक साहित्य में का ही एक स्वरूप है, एक विधा है, उस पे बात करेंगे। क्योंकि लोकगीतों में कुछ बिंदु जो हमें कहना या बताना ज़रूरी लगा, उसे आज हम यहाँ पर उपस्थित करेंगे। इससे पूर्व हम एक विश्लेषण के तौर पर केवल देखने की कोशिश करें तो लोक साहित्य में जिस लोक के विषय में हम बात कर रहे हैं, वह किस तरीके से उस सामाजिक पहलू में रहते हुए भी अपनी एक खास पहचान बनाता है, और उसमें कौन वह लोक है, कौन वह व्यक्ति है, कौन वह मानव है जो इस लोक परंपरा में अपना स्थान कायम करता है। इसी पक्ष को समझने की हम यहाँ कोशिश कुछ बिंदुओं के माध्यम से करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस लोक या जन के विषय में हम बात कर रहे हैं, उस लोक या जन का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, जो ऐतिहासिक एक परिप्रेक्ष्य है, वह क्या है। हम सभी पहले भी देख चुके हैं कि एक मनुष्य का जो ऐतिहासिक जीवन रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि जो मानव है या मनुष्य है, जो आज एक कहीं ना कहीं मनुष्यता को धारण किया हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसका ऐतिहासिक या शुरुआती दौर किस प्रकार का रहा। तो हमने पढ़ा था कि वो पहला जो दौर था वह जंगली जीवन जीता हुआ मनुष्य का था, और यह जंगली जीवन जीते मनुष्य का जो प्रकृति के प्रति प्रेम था या प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने के क्रम में कहीं ना कहीं वह जिस तरीके का अपना स्वरूप व्यतीत करता था, वह कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति प्रेमी हुआ करता था। उसके पास न तो कोई उस तरह से आडंबर हुआ करते थे, न ही कोई कृत्रिम इस तरह का बनावटी रूप हुआ करता था, बल्कि इसके विपरीत वह अपना सरल और सहज जीवन जीना ज़्यादा पसंद करता था। जो प्राकृतिक जीवन जीते समय वह अपने अनुरंजक के लिए कुछ बौद्धिक क्रियाएं भी करता था, और इसी बौद्धिक क्रियाओं के फलस्वरूप वह कुछ सृजनात्मक कार्य भी करता हुआ दिखाई पड़ा। ये बौद्धिक या चिंतन युक्त जो क्रियाएं होती थी, वह भी अपने आसपास के विभिन्न घटनाओं को देखते हुए, समझते हुए, गौर करते हुए हुआ करती थी। जैसे किसी अचानक बारिश का हो जाना, किसी बिजली का तड़प पड़ना या बिजली की चमक से कहीं ना कहीं अत्यंत पीड़ा उठना, उससे डर का भाव उत्पन्न होना, आसपास किसी व्यक्ति का जीवित रहते हुए
एक दिन उसे मृत्यु देखना, या इसी प्रकार की कुछ अनेक घटनाएं जो उसे कहीं न कहीं अंतर्मन में ही सोचने विचारने पर विवश करती रही, और यही सोचना विचारना उसे चिंतन की ओर बढ़ाई, और वही चिंतन पद्धति एक समय के बाद वह बौद्धिक स्तर पर समृद्ध होता है, और यही बौद्धिक स्तर उसे एक नए जीवन की तरफ, नए मूल्यों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। इस जो सृजन कार्य या बौद्धिक क्रियाकलाप वो कर रहा था, इसी सृजन कार्य में इसमें न तो कोई रूढ़ियाँ थी, न कोई वाद थे, और न कोई झमेला था, न ही कोई अलंकारिक बोध था, और न ही कोई छंदबद्ध नियमबद्धता थी, न कोई कथाओं के शिल्प विधान थे, न ही नियम कायदे या कोई बंधन था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो चिंतन पद्धति उसके अंतर्मन में थी, वह अंतर्मन में इस प्रकार की कोई घटना नहीं दिखाई पड़ती थी जिस पे वो नियम, कानून, वाद, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें जो आज हम पाते हैं उस तरीके का वो देख पाए, बल्कि कहा जाए तो वह स्वाभाविकता, स्वच्छंदता, सरलता इत्यादि रूप में वह अपने जीवन को जीते थे, और उसी तरीके से वह अपने सृजन कार्य को करना चाहते थे। सृजन यहाँ पर मानसिक स्तर पे होता हुआ दिखाई पड़ता था, वह लेखन स्तर पे अभी नहीं पहुँच पाया था। तो इस तरीके से जो वह अपने अंतर्मन में गढ़ते थे, जो सृजित करते थे, जो बनाते थे, जो जिसमें गीत भी आते हैं, कहानियाँ भी आती हैं, जो अपने 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 आसपास के जो लोग हैं या जो उनके वंशज हैं उनको सुनाने के लिए जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं वो स्थापित करते थे, सृजित करते थे, उनमें कहीं ना कहीं स्वाभाविकता था, स्वच्छंदता था, सरलता था, सहजता था, न कि उसमें बनावटीपन था, न अलंकारों का बोध था, न छंदों का या नियमबद्ध था, न कोई इस तरह का कोई रूढ़ियाँ थी। तो ये सभी चीज़ें उस वक्त तक कहीं कुछ दिखने को नहीं मिलता था, जबकि इसका जो स्वरूप धीरे धीरे कायम हुआ, तो यह स्वरूप हम आगे के जीवन में देखते हैं जब मनुष्य सभ्य जीवन को जीने के लिए तत्पर होता है। जैसे ही सभ्य जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ, हम इससे पहले भी बता चुके हैं जो प्रारंभिक जीवन है मनुष्य का, उसमें कि किस तरीके से सभ्य जीवन जीते समय जब सामाजिक वातावरण के अंतर्गत वह अपने को ढालता है, तो उस दौरान वह विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों, रूढ़ियों, परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाज के प्रति अपने को आस्थावान बनाता गया, और यही आस्था उसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उसे एक दूसरे के पास प्रेषित करने या एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए मजबूर करती गई। क्योंकि यह जो यही स्थिति है, यही कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन जीते समय जो मनुष्य की बौद्धिक परंपरा या बौद्धिक क्षमता का जो विकास दिखाई पड़ता है, वह उसे जमीनी स्तर पर किस तरीके से अलग करती है, इसको हम यहाँ देख पाते हैं। और यही स्थिति है कि उसके जो मानसिक जो स्तर है, जिसमें पहले स्वाभाविकता था, स्वच्छंदता थी, सरलता थी, अब उसमें कहीं ना कहीं तमाम तरह की चीज़ें दिखाई पड़ने लगी। अब उसमें आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, लाभ, हानि, जीवन, मरण आदि जैसे भाव व्यंजित होने लगे, और यही व्यंजना आगे चलकर जब वह अपने लेखन की ओर पद्धत होता है, कहीं ना कहीं जो सृजन कार्य करता है, उसमें भी दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसे यह कहें कि यह एक नदी की धारा के समान प्रवाहमान दिखाई पड़ती रही, और यह एक ऐसी धारा है जो बिना रुके, बिना किसी बंधन के, बिना किसी आडंबर या किसी रुकावट के निरंतर बहती चली गई, और यही बहने का क्रम सदैव बना रहा, और आज तक भी यह बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। इसके अंतर्गत हम वह समस्त आचार विचार की संपत्ति देख सकते हैं जिनमें मानव का पारस्परिक रूप प्रत्यक्ष हो उठता है, और जिसके परिमार्जन अथवा संस्कार की चेतना का नहीं, बल्कि लौकिक धार्मिक विश्वास, धर्मगाथाएं, धर्म कथाएं, कहावतें, पहेलियां आदि सभी लोक वार्ता के रूप में एक जगह स्थित दिखाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोक कलाएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं,
परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं आदि सभी लोक संस्कृति के रूप में संविष्ट होकर मनुष्य के अंतरंग में विराजमान होती हुई दिखाई पड़ी। अर्थात जो लोक संस्कृति हम देख पाते हैं, जिस लोक संस्कृति पे आज हम अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं, वह एक दिन की परंपरा नहीं है और न ही एक दिन में उसका सृजन या विकास हुआ। उसकी एक लंबी परंपरा हम बहुत पहले से होते हुए देखते हैं। धीरे 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 वह लोक विश्वास, लोक मत या लोक कथाओं, लोक परंपराओं, लोक गाथाओं, लोक प्रथाओं, इस तरीके से धीरे धीरे होती हुई आज एक समृद्ध रूप में वह दिखाई पड़ती है। यह सही बात है कि इसमें जो स्वरूप देखने को मिलता है वह मनुष्य का बिल्कुल यथार्थ रूप है। हाँ, यह अलग चीज़ है कि इसमें अंधविश्वास, तमाम तरह के रूढ़िगत परंपराएं, सामाजिक जो बंधनें हैं उनका कहीं ना कहीं एक तरह से समावेशन जरूर दिखाई पड़ा, लेकिन यह मनुष्य के उस यथार्थ जीवन को प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल अपने को प्रमाणित मानने के लिए तत्पर है। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। एक बिंदु यहाँ ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है कि जो हम जन या लोक के विषय में बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जिस जन या लोक पे हम बात रख रहे हैं वो जन या लोक से तात्पर्य क्या है। तो हम इससे भी पहले इस पे बात करते हुए ये बताए हैं कि अभिजात वर्ग जो हमारे समाज में जो एलीट क्लास है, अभिजात वर्ग है या शिष्ट या संभ्रांत जो वर्ण है, उससे जो अलग जो जीवन जीते हुए, जो जन सामान्य जीवन जीते हुए, साधारण जीवन जीते हुए जो मानव दिखाई पड़ते हैं, जो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, उन सभी को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वही अपनी संस्कृति, वही अपने जीवन के उस यथार्थ प्रतिबिंब को कहीं ना कहीं ढोता हुआ, कहीं ना कहीं जीता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात जो संसार को भली भांति देखता हो और अपना जो और उसका उपभोग करता हो, ऐसे लोग का संबंध प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा अर्जित ज्ञान से होता है। अर्थात जो भी चीज़ वह प्रत्यक्ष में होते हुए, प्रत्यक्ष घटनाओं को देखते हुए, अपने आसपास के चीज़ों को जीते हुए जो देखे या महसूस करे, वो सभी के सभी लोक जीवन या लोक का जन जीवन जीता हुआ व्यक्ति कहा जा सकता है, लोक का व्यक्ति कहा जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों से प्रचलित या अपेक्षाकृत समुन्नत जातियों के असंस्कृत समुदायों में अवशिष्ट या विश्वास या रीति रिवाज, कहानियाँ, गीत, कहावतें आदि सभी को कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। कहीं ना कहीं यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसके अंतर्गत जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को, जिन मानवों को शामिल किया जाता है, वो मानव शिष्ट या कहा जाए कि संभ्रांत जो लोग होते हैं समाज के, उनसे इतर होते हैं। उनसे इतर इस मामले में क्योंकि जो ये वर्ग है, एलीट वर्ग है, वह एलीट वर्ग या अभिजात वर्ग अपनी उस संस्कृति से कुछ न कुछ अलग अपने को पाता है, क्योंकि इसके पास जो जीवन होता है वह सर्वसाधारण के जीवन से कुछ ऊपर उठकर बनावटी जीवन या दिखावे का जीवन या कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का जीवन जीने की एक परिकल्पना दिखती है। एक दिखावे का जो कहीं ना कहीं शैली है वह दिखाई पड़ती है। तो यह लोग को कहीं ना कहीं अपने अंतर्गत स्थापित करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि जिस लोक के विषय में हम बात कर रहे हैं उस लोक में जो लोक या जन आते हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य जीवन या साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति चेतनाप्रद होते हैं, जड़ जगत के प्रति जो भूत प्रेत की दुनिया है, मानव के सामाजिक आचार विचार हैं, जादू टोना है, सम्मोहन है, वशीकरण है, भाग्य है, शकुन अपशकुन की जो भावना होती है, रोग है, मृत्यु है आदि के संबंध में जो आदिम परंपराएं चलती रही हैं, वही परंपराएं या विश्वास इनके समक्ष भी दिखाई पड़ता है, इनके अंदर भी दिखाई पड़ता है। और यह इनके अंदर किस तरीके से दिखाई पड़ता है, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें बराबर बनी रही और वही बनावट का रूप कहीं ना कहीं आगे भी हम इन लोगों के अंदर देख पाते हैं।
जहाँ तक इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ और चीज़ों को देखें, जैसे विवाह हुआ, उत्तराधिकार हुआ, बाल्यकाल हुआ, प्रौढ़ा जीवन के समय जो सामाजिक प्रवृत्तियाँ हुई, तीज त्योहार के जो समय जो भाव आते हैं, युद्ध, आखेटक, मत्स्य व्यापार, पशुपालन आदि से संबंधित जो भी व्यवहार हैं, अनुष्ठान हैं, अनुष्ठानिक कार्यों के संबंध में जो व्यवहार हैं, वो सभी कुछ इनके समक्ष उपस्थित दिखाई पड़ते हैं। इनके बीच कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो अपनी परंपरा को, जो अपने विश्वास को, अपने अपने धार्मिक आडंबरों को, प्रथाओं को कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, लोरियों के माध्यम से, कहावतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए नजर आए, तो ये सभी के सभी लोग कहीं ना कहीं जन्म है वह लोक साहित्य के मानव है, जिस मानव को कहीं ना कहीं केंद्र में रखते हुए लोक साहित्य की परिकल्पना हम करते हैं या कर रहे हैं। तो ये एक लोक साहित्य की अपनी एक कहीं ना कहीं मत है, एक विश्वास है, एक परंपरा को चलाए रखने की एक भावना है। जिस लोक साहित्य पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम गीतों में देखें, कथाओं में देखें, अगर किंवदंतियों में देखें, पहेलियों में देखें, तो वो किस तरीके से किन बिंदुओं को लेते हुए शामिल दिखाई पड़ते हैं, इसको भी जानने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की और यह भी देखा कि किस तरीके से वो विभिन्न पहलू हमारे समक्ष उपस्थित होते हुए दिखाई पड़ते हैं या देखने को मिलते हैं। तो इस ओर हम लोगों ने एक बिंदु और देखा था कि जो लोक विश्वास या लोक जो अंध परंपराएं हैं, वो किस तरीके से हमारे गीतों में, जो लोक में जो प्रचलित गीत हैं उनमें या कहानियों में, जो लोक कथाएं जिनको कहते हैं, लोक गाथाएं कहते हैं, इनमें किस तरीके से लोक नाट्य कहते हैं, किस तरीके से उसमें विद्यमान दिखाई पड़ती है। तो कुछ बिंदु इसमें हम देख सकते हैं या पहले भी बात किए हुए हैं कि जैसे प्रकृति के प्रति आस्था एवं पूजा पाठ, जो प्रकृति के प्रति एक आस्था का भावना होता है उसको लिए हुए दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित जो वस्तुओं के प्रति आस्था या विश्वास होता है, आत्मा, परमात्मा एवं स्वर्ग नरक की जो कल्पना होती है, शकुन अपशकुन, भविष्यवाणी, आकाशवाणी का जो प्रभाव, हम पहले ये सारी चीज़ें धार्मिक या मिथकीय जो स्वरूप के रूप में हम समाज में विद्यमान आज भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, इसको हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जादू टोना, टोटका, गृह कलेश, वशीकरण, चमत्कारी घटनाओं के प्रति अंधभक्ति का जो भाव होता है, फिर रोग या स्थान के प्रति जो अश्रद्धा होती है। कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनको हम मानते, जैसे कहते हैं कि जैसे गाल का फूल जानत गल्फ हुआ माता कहते हैं, इसी तरीके से तमाम तरह के जो रोग हैं उनको हम देवी देवताओं के ही प्रभाव से कहीं ना कहीं इसको हम मान लेते हैं कि उन्हीं का प्रभाव से ये समस्या उत्पन्न हुई और उसको हम कहीं ना कहीं पूजा के तौर पर, उसको आस्था के तौर पर हम विभिन्न जो सामाजिक क्रियाकलाप है उसको करते हुए उसको मानते हैं, उसको देखते हैं। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्यमान है और दिखाई पड़ती हैं। तो इसके अतिरिक्त हम जिस रीति रिवाज की बात करते हैं, जिस परंपरा की बात करते हैं, प्रथाओं की बात करते हैं, उन रीति रिवाजों में, परंपराओं में किस तरह की चीज़ें हम देख पाते हैं, इसमें कुछ बिंदु हमें देखते हैं। जैसे सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, रीति रिवाजों की जहाँ तक बात करें तो सामाजिक पहलू में जिस हम मानव को जीते हुए, मानव को देखते हुए सामाजिक स्वरूप के रूप में, जैसे समाज के रूप में अगर हम देखें तो जाति का जो प्रभाव है, कर्मकांड है, जो सामाजिक बंधन है, उसके रूप में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। वहीं राजनीतिक संस्थाओं के रूप में देखें तो यह एक व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है कि किस तरह से राजनीति भी इसमें अपना हस्तक्षेप करती रही और वह राजनीतिक प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुरीतियों को या रूढ़ियों को जन्म देने या उनको चलाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती रही है। तो इस स्वरूप में जैसे प्रदा प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, बहुपत्नीवाद है, ये एक क्रम में सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई पड़ती रही और ये होते हुए नज़र आती रही।
समय दर समय ये चीज़ें चूँकि समाप्त होती गई, इनको कहीं न कहीं रोका गया, इसको बंद किया गया। लेकिन एक समय तक ये प्राचीन स्थितियों से लेकर वर्तमान के कुछ पहलुओं तक, कुछ समय पहले तक, ये सारी घटनाएँ जो राजनीतिक स्तर पर हमारे समाज में या सामाजिक कहीं न सुदृढ़ पन में ये दिखाई पड़ती रही हैं, देखने को मिलती रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत जीवन के आधार पर या व्यावसायिक या धंधों या उद्योग धंधों के आधार पर इसका एक चलन यानी रीति रिवाजों का, प्रथाओं का चलन भी दिखाई पड़ता रहा है। इसके अतिरिक्त तिथियां, व्रत या तीज त्योहार, खेल कूद तथा मनोरंजन, इन सभी पक्षों का एक स्वरूप हम देखते हैं या दिखाई पड़ती रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो जो लोक विश्वास या अंध परंपराएं हैं, जो कहीं न कहीं हम आँख बंद कर कर जिस परंपरा को, चाहे वो गलत है या सही, उस परंपरा को मानते रहे हैं या चलाते रहे हैं, तो इसका एक स्वरूप जो हम देख पाते हैं या देखने को मिलती रही है, वह किस तरीके से विद्यमान रही, किस तरीके से दिखाई पड़ती रही, इसी का स्वरूप हम यहाँ देखते हैं। और एक एक बिंदु को हम गीतों में हुआ या कहानियों में हुआ या कहीं ना कहीं लोक नाट्य की जो परंपराएं हैं, गाथाएं हैं, कहावतें हैं, किंवदंतियां हैं, इन सभी में हम कहीं ना कहीं ये बिंदु हम शामिल देखते हैं। इन्हीं सभी का मिश्रण हम उनके समक्ष या उनके अंतर्गत पाते हैं, देखने को मिलता है, और वही परंपरा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। गीतों में इन्हीं भावों को लेते हुए गीत बनाए गए हैं, गीतों को निर्मित किया गया है। इन्हीं सब से जो सुखात्मक अनुभूति होती है समाज को या समाज में रहने वाले लोगों को, जिसमें औरतें हैं, पुरुष हैं या जो वयोवृद्ध हैं या जो भी समकक्षी लोग होते हैं, उनको जो समस्याएं इनसे उत्पन्न हुई, उस समस्याओं को कहीं ना कहीं गीतों में ढालना या कहानियों में ढालना, इस तरीके से ढालकर लोगों को सचेत करने की या लोगों तक उसे पहुंचाने की एक परंपरा जो दिखाई पड़ती रही है, तो वही परंपरा जब हम एकत्रित रूप में देखते हैं तो वही एकत्रित रूप हम लोक साहित्य में पाते हैं। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये परंपरा निरंतर विद्यमान रही, निरंतर सुदृढ़ अपने को बनाती चली गई, और यह आज भी जनमानस के अंतर्मन में विद्यमान दिखाई पड़ती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने आज भी जो ग्रामीण स्तर पे रहते हैं, ग्रामीण जनजीवन जीते हैं, उनके अंतर्मन में ये भाव आज भी विद्यमान है, और इसका स्वरूप हम सामाजिक जीवन जीते हुए बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं या देख पाते हैं। तो लोक साहित्य में यदि हम लोक साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो इसमें कहीं ना कहीं इन बिंदुओं को जब तक हम समझ नहीं पाते, जब तक इन बिंदुओं को देख नहीं पाते, भली प्रकार इसको भाप नहीं पाते कि क्या ये लोक साहित्य किन चीज़ों को लेकर, किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ा है या किन बिंदुओं पर बात करता हुआ नजर आता है, तब तक हम उसे सही तरीके से मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। तो इन सभी बिंदुओं के बात करने या समझने के बाद हम यह तय कर पाते हैं कि लोक साहित्य कितना समृद्ध या उस यथार्थता को प्रकट करता है जिस यथार्थता में कोई न बनावटपन है, न कोई चमत्कारिक स्वरूप है, बल्कि उसमें यथार्थ बिंदु हैं, और वह यथार्थ बिंदु मानव के अंतर्मन में या उसके संस्कार रूप में जिस तरीके से वह अपने व्यवहार के रूप में अपने प्रकृति, अपने जो जीवन है उसके प्रकृति में जिस तरीके से विद्यमान किया हुआ है, वह दिखाई पड़ता है। तो यह एक बड़ा पहलू